आज की इस वीडियो में 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पेपर है ये जो बोर्ड एग्जाम में हुआ था आज। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सिलेक्शन किया था, कुछ वीडियो डाला था मैंने। और उस वीडियो से बहुत क्वेश्चन आज के पेपर में थे और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन जो था इसमें, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए, ये आपको बताया था मैंने, जितना घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। यदि द्विघात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक हो सकते हैं, और त्रिघात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बी था कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब देखिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ऐसे करते हैं आप, 140, हाँ, 140 को आप इस तरह से करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 70 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, फिर 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। फाइनली 140 के जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो कैसे आ जाते हैं, हम इनको ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, गुणा 5 और गुणा 7। तो ये इसका राइट आंसर था। अब देखो, ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था, आप देख सकते हो क्लियर, ये ऑप्शन नंबर सी था। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, भाज्य भाजक और भागफल में संबंध पूछा हुआ था। ठीक है, भाज्य भाजक और भागफल का संबंध पूछा हुआ था। तो आप ऐसे देखो, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको तो हम कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है हमारा भागफल। और सब कुछ कैलकुलेशंस के बाद जो हमारा शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, आप ऐसे देखो, जैसे आपने 2 से 9 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, देखो हम 9 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 क्या है, 2 × 4, 2 गुणा 4 और प्लस 1। अब ध्यान से देखो, आप 9 क्या है हमारा, 9 यहां पर क्या है हमारा, देखो 9 क्या है, भाज्य। तो हम क्या लिखेंगे सूत्र को, भाज्य बराबर 2 क्या है यहाँ पर, भाजक, भाजक गुणा 4 क्या है, देखो भागफल, ये 4 भागफल है, और प्लस शेषफल। ठीक है, पूरा वर्ड लिख लेंगे आप। तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, ये शायद सी ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन पे दे रखा था हमको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसमें सी था। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। चौथे क्वेश्चन में एक्चुअली हमको 2 इक्वेशंस दिया हुआ था, नंबर 4। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ था x + 2y, या इसको देखो मैं अगले पेज से करता हूं, पेपर मेरे पास है, ये हो सकता है आपको विजिबिलिटी कम आ रही है इसमें। ठीक है, मैं अगले पेज से क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें 2 समीकरण दिया हुआ था। एक तो दिया हुआ था x + 2y + 5 बराबर 0, और एक दिया हुआ था -3x - 6y + 1 बराबर 0। ठीक है, और ये पूछा था इस युग्म का हल होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आप जनरल मेथड देखेंगे। जनरल मेथड ये होता है, इन केस a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ये जनरल इक्वेशन होती है, और इसके लिए मेथड ये होता है, आपको चेक करना होता है a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है। ठीक है, पहला केस, इनके से इक्वल नहीं आता है तब तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, ये
प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। सेकंड कंडीशन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और इसके फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, एक से ज्यादा हल होते हैं। और थर्ड कंडीशन बनती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये होती है, इस कंडीशन में बोलते हैं ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप जो हमको इक्वेशन दिया हुआ हम इसमें चेक करेंगे। देखो a1 के प्लेस पर क्या है, आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखो, आप यहां पर 1 मान सकते हैं, आप a1 के प्लेस पर 1, b1 के प्लेस पर 2, c1 के प्लेस पर 5। फिर सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। देखो a1 के प्लेस पर -3, b1 के प्लेस a2 है, a2 के प्लेस पर -3, b2 के प्लेस पर -6 और c2 के प्लेस पर 1 है। अब यहां से हम देखो कंडीशन चेक करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 बाई a2 कितना आ गया, देखो -1 बाई 3। अब इसको डिवाइड करो b1 बाई b2, तो यहां भी कितना रहा, देखो 2 बाई -6, दैट मीन्स ये भी -1 बाई 3। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तो आ रहा है, बट c1 बाई c2 क्या है इसमें, c1 बाई c2 5 बाई 1 मीन्स ये 5 आ रहा है। तो देखो कौन सा केस बना, अब ध्यान से देखो कौन सा केस बना, हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो आया है, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया है। दैट मीन्स ये जो समीकरण हमको दिया हुआ था ये समांतर रेखाएं हैं और इनका कोई भी हल नहीं होगा। थर्ड वाली कंडीशन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। देख लो एक बार, ये क्वेश्चन था a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और जब ये केस आ गया है तो ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई भी हल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए ये सवाल, समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताइए। एक समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका सार्वंतर पूछा हुआ है। नंबर 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। और देखो श्रेणी क्या दी हुई थी हमको, -5, -1, 3 और 7। और इसका सार्वंतर पूछा हुआ था। समांतर श्रेणी दी हुई है तो देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें भी एक क्वेश्चन था इस तरह का और बहुत आसान होता है। देखिए सार्वंतर डी निकालने का तरीका होता है, किसी भी पद में से उससे पहला पद घटा देते हैं और किसी भी क्या दूसरे पद से घटाएंगे पहला पद, या तीसरे पद से दूसरा पद, या चौथे पद से कौन सा, तीसरा पद। तो देखो सबसे आसान यही है, इन दो से घटा लो आप, तो 7 में से कितना घटाएंगे, 3, 4 आ रहा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सार्वंतर समांतर श्रेणी का 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए विविक्त कर पूछा हुआ था, मैंने सेम क्वेश्चन अपने उस वीडियो में डाला था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो डाली थी उसमें सेम क्वेश्चन था ये। ठीक है, और इसका सीधा सूत्र होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर होता है, विविक्तिकर जो होता है ये b² - 4ac होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर सी था। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ओके, 7वां क्वेश्चन, दो बिंदुओं दे रखे थे और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। मैंने उस वीडियो में ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था। देखिए उस वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो कम से कम 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आज के पेपर में थे और 3-4 क्वेश्चन तो सेम टू सेम होते, डिजिट भी सेम थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो। और ऐसी एक वीडियो मैंने 10th क्लास की साइंस की भी बनाई हुई है। अभी 29 तारीख को शायद पेपर है, तो जो इनके आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हो, 10th साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहां भी मैंने वो क्वेश्चन डाले जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो आप उसे देख लेना। फिलहाल ये क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखे हैं, 2, 3, 4 और 1।
अगले पेज से करता हूं मैं। 2 3 4 और 1, क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु दिए हुए थे हमको, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बिंदु था 2,3 और दूसरा बिंदु था 2 3 के बाद में 4 और 1। 4 और 1, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो हमें पता है यदि एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 y2 है, तो ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को PQ से लिखते हैं। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। करेक्ट है? इस सूत्र को लगा देंगे आप। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे आप, x2 के प्लेस पे कितना है 4 और x1 के प्लेस पे 2, इसका वर्ग प्लस y2 के प्लेस पर 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 में से 2 गया 2 का वर्ग और प्लस माइनस 2 का वर्ग। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अंडर रूट के अंदर बचा है 4 और प्लस माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है, यानी कि आपको 4 2 बार मिल गया। या इसको 8 लिख देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 8, या इसको 4 गुणा 2, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, 2 अंडर रूट 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 इसका राइट आंसर होगा। नोट करेंगे आप और देख लो, ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था जो क्वेश्चन में था, ये ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये बी है, तो 7 का बी होगा। क्लियर है बच्चों? करो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। देखो अगले पेज से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, देखो द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस के 12x और प्लस m बराबर 0। ठीक है, और ये मैं दे रखा है इसके मूल बराबर हैं। अब देखिए यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है तो इसके मूल बराबर होते हैं यदि, और ये कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी विविक्तकर क्या होता है 0 होता है। अब आप जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां से abc की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम। सॉरी हाँ, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है वहां से abc की वैल्यूज को आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, करते हैं अप्लाई। देखो तो इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था उसके आप इससे कंपेयर कर रहे हो, तो देखो ध्यान से, a के प्लेस पर क्या है 3, b के प्लेस पर माइनस का 12 और c के प्लेस पर m, तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो b² यानी कि माने माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, ठीक है, इक्वल टू 0। तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12m, और 12 से कितने बार कट जाएगा, ये भी 12 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस समीकरण के मूल तभी बराबर हो सकते हैं जब m का मान 12 होगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था ABC। ये बोला हुआ है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु बोलो तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई इसकी हमको 2a दिया हुआ था। तो आपसे पूछा इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन ये था
शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखो शीर्ष लंब क्या होता है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं, ऐसे इसको लंब कहते हैं ना, ऐसे डाल देंगे हम। तो एक लंब डाल देते हैं यहां पर, देखो हम इस शीर्ष से इस बीसी भुजा पर एक लंब डाल देंगे और इस पॉइंट को मान लिया हमने डी है। ठीक है, ये पॉइंट डी है। अच्छा देखो, ये एक नियम है, हम पहले से जानते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से यदि हम लंब डालते हैं तो वो उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी बी डी बराबर डी सी होगा। और देखो पूरी भुजा कितनी थी, ये पूरी भुजा में 2a दिया हुआ था, तो बी डी भी a होगा और ये भी इधर a होगा। अब हम त्रिभुज लेंगे ए डी बी। ठीक है, हमें बस क्या ज्ञात करना, देखो इसमें ए डी भुजा निकालनी है, तो त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ए बी, यानी कि सबसे लंबी भुजा इस ए बी का वर्ग इन शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ए बी का वर्ग कितना आएगा, देखो 4a स्क्वायर, बी डी का वर्ग a स्क्वायर प्लस ए डी का वर्ग। तो यहां से ए डी वर्ग कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स 3a स्क्वायर। अब दोनों साइड का वर्गमूल कर देंगे आप, तो ए डी बराबर a अंडर रूट 3, ये राइट आंसर होगा। जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी वो a अंडर रूट 3 होगा, और ये क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर सी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आप, तब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 था पेपर का, उसमें एक सारणी दी हुई थी और इसका माध्य पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, हमने 9 तक कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए मैं वो सारणी बना देता हूं। एक साइड हमें वर्ग अंतराल दिए हुए थे, दूसरी साइड बारंबारता दी हुई थी। ये 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और ये 3, 2, 4, 2 और 3। ठीक है, और क्या ज्ञात करना था हमें, 3 2 4 2 3, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना था। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन भी ना मैंने उस वीडियो में डाला हुआ था, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले से हम निकालते हैं मध्य बिंदु और फिर निकालते हैं एफ आई एक्स आई, ये बारंबारता दे रखी है। समांतर माध्य निकालने का मैंने बिल्कुल एक क्वेश्चन कराया हुआ था, यदि आपसे वो हो जाता था तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन और भी आसान थी। ठीक है, कर लेते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरह की सारणी बनाते हैं। और देखो पहले से हमें पता है कि समांतर माध्य जिसको हम एक्स बार से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसीलिए हम यहां पर एक्स आई को निकालने हैं। एक्स आई क्या होता है, मध्य बिंदु, इस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो देखो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2, 3 और 5 के बीच में 4, 5 और 7 के बीच में 6, 7 और 9 के बीच में 8, 9 और 11 के बीच में 10। इनकी गुणा कर देते हैं, देखो एफ आई गुणा एक्स आई, यानी 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 6 24, 2 8 जा 16, 3 10 जा 30। अब वहां देखो उसके अकॉर्डिंग पहले हम एक तो सिग्मा एफ आई कर लेंगे। यहां पर सिग्मा एफ आई इनका योग 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14। इनको जोड़ लो, 8 और 6 14, 4 18 6 24 का 4 हासिल लगे 2 और 3 5 और 6 और 2 8, ये शायद 84 आ रहा है। आप भी चेक कर लेना, मे बी कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है।
पर फिर भी देखो 8 और 6 14, 4 18, 6 24 का 4, आंसर लगे 2 2 4, 5 और 3 8। बस ये हम यहां रख देंगे इसको, ये 84/14, तो 14 से 84 कितने, 6 बार कट जाता है। और ये आंसर इसमें डी दिया हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, कराया था मैंने उस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। नंबर 11 में देखो इसका मान पूछा हुआ था, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री। ठीक है, इसका मान बताना था। तो देखो टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, और टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, उसमें उससे वीडियो से आपका क्वेश्चन हो सकता था। और एक वीडियो मैंने ना टिग्नोमेट्री के अलग से बना के डाले थे, उसमें टिग्नोमेट्री के सारे सूत्रों की समरी की हुई थे। उसमें tan 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, उन चीजों को यहाँ पे यूज करना था, वो सब उसमें डिस्कस किए थे। तो टिग्नोमेट्री वाली वीडियो से क्वेश्चन था ये। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 27 को हम क्या, 27 को 90 माइनस 63 भी तो लिख सकते हैं, और नीचे जैसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिख दो, cos 63। कुछ नहीं किया, आप ऐसे चेक करो, देखो 90 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 27 तो बचेगा। तो 27 को 90 माइनस 63 हम लिख सकते हैं। अब ये किस तरह का सूत्र बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, और ये मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से याद कराए थे, साइन 90 माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या है 63, तो आप न्यूमरेटर को साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और थीटा कितना है 63 डिग्री, और नीचे भी कितना है देखो 63 डिग्री का कॉस, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नंबर 11 में हमारा कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हाँ नंबर 12 देखिए, कॉस ए का मान दिया हुआ था और साइन 2a का मान पूछा हुआ था। आप मेरी उस वीडियो को देखना, उस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम ही था जो मैंने वीडियो डाली थी अपनी 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर जो 17 डिस्कस किया हुआ है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम एंगल भी सेम दिया हुआ था, बिल्कुल सेम यही था कि cos a का मान इतना है तो sin 2a का मान कितना होगा। तो देखिए वीडियो से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया था। तो इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो, जो बच्चे उसको पढ़कर गए होंगे, एक बार ऐसे देख भी लिया होगा ना, और थोड़े बहुत नोट्स बना के गए होंगे, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे राइट आंसर लगा दिया होगा। तो जो परीक्षा के समय पे आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती हैं तो उनको आप देख लिया करो, कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम फंस जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन था ये, मैं इसको यहीं पर कर देता हूं या अगले पेज से करता हूं। क्वेश्चन ये था पेपर का क्वेश्चन नंबर 12, यदि cos a का मान √3/2 है तो sin 2a का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन का मेन है कि पार्ट है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ था। तो आप ऐसे देखो, cos a बराबर √3/2, cos में किसका मान होता है, cos, बोलो जल्दी से, 30 डिग्री होता है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ये मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल याद कराने की अलग से ट्रिक बताई थी, वो भी आप वीडियो देख लेना, कभी भी आप टिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं भूलोगे कि sin 30 कितना, cos 30 कितना, सब एक वीडियो में बताया हुआ कि कैसे ट्रिक ये प्रोसेस याद रखोगे आप। तो ये बेसिकली cos 30 का मान होता है। अब cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, तो अब आप इसमें मान रख देंगे sin 2a, हमें sin 2a सॉल्व करना है, तो बराबर sin 2 और गुणा 30 डिग्री, और 30 का डबल कितना हो गया 60, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ये भी टेबल का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये डी नंबर पे दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसका मान पूछा हुआ आपसे 1 + tan² a अपॉन, इसका मान बताइए। तो देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की जो समरी वीडियो डाला था उससे क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। वहां मैंने बताया था 1 + tan² a का फॉर्मूला क्या होता है, sec² a, और 1 + cot² a क्या होता है, cosec² a।
अब देखो sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। और cosec स्क्वायर का उल्टा हम क्या लिख पाएंगे, 1/sin स्क्वायर ए। अब देखो राइट हैंड साइड को हम sin a बटे cos a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और sin a बटे cos a क्या होता है, tan a होता है। sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है। सो राइट आंसर विल बी tan स्क्वायर a। और एक कौन सा ऑप्शन था, ये डी दिया हुआ था। तो 13 क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। करिए जल्दी से। इसका आंसर डी सही था। ओके अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था sin 2a बराबर 2 sin a कब सच होगा। ठीक है, और a का मान पूछा था कि a के किस मान के लिए कि एंगल मान क्या हो जिसके लिए दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब देखो पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम पहले। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ था 0 डिग्री। तो आप देखो 0 डिग्री पर लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, 0 डिग्री पर लेफ्ट हैंड साइड। तो sin 2 इंटू 0 दैट मीन sin 0 हो गया। और sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है। अब राइट हैंड साइड को चेक करो आप, 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0 0 होता है, ये भी कितना हो गया 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, इसलिए a बराबर 0 डिग्री पर ही हमारी कंडीशन ये सही सिद्ध होगी। तो ये जो आंसर है कि sin 2a बराबर 2 sin a कौन से एंगल के लिए सही होगा, ये 0 डिग्री के लिए सही होगा। करेक्ट है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही था कि जब एंगल का मान 0 होगा तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके अगले क्वेश्चन बनाते हैं। नोट कर लो जल्दी से 15 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन ये था 22 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ था। ठीक है, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त होता है, अब वृत्त को 4 चतुर्थांशों में बांट सकते हैं ना। तो मान लो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो कितने डिग्री का यहां पर कोण बन जाएगा। यहां पे मान लो 0 डिग्री होता तो यहां पे कितना 90 डिग्री होगा। यानी एक तरह से क्वेश्चन ये कि एक वृत्त के 90 डिग्री के अंदर जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल की गणना करो। ये था ना, हाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो आप ऐसे देखो, इसने जो सवाल पूछा हुआ है चतुर्थांश, यहां लिखता हूं मैं इसको, हमसे पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो इसका जनरल सूत्र होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें चतुर्थांश दिया हुआ तो कोण कितना डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है। तो थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, बटे 360 गुणा पाई को पाई लिखो आर। अब देखो परिधि, परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर हमें 22 दिया हुआ है। तो आर बराबर 2 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। हालांकि इसे कट नहीं करके दिखाएंगे, तो 11 अपॉन पाई आ जाएगा, किसका मान, आर का मान। तो वहां आर के प्लेस पर आप 11 बटे पाई लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। और देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट भी हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। 90 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 गुणा, और ये 11 गुणा 11 बटे पाई का मान होता है 22/7। 11 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 7 ऊपर आएगा, तो 11 7 77/8। ये राइट आंसर होगा 77/8। सही है, और ये आंसर सी दिया हुआ था, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन बात हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैप्सूल किसका संयोजन होता है। तो देखो कैप्सूल की आकृति कैसे होती है, जो दवाई वाला कैप्सूल होता है वो आपने देखा होगा ऐसा होता है ना, दोनों सिरों पर ये इस तरह की आकृति होती है। तो आप इसमें ध्यान से देखो, यदि आप इतने पार्ट को और इतने पार्ट के बीच में देखेंगे, तो बीच में यहां से यहां तक क्या है, ये बेलन है। यहां से यहां तक क्या है, ये बेलन है।
और बेलन के आगे इधर क्या है, ये अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। आप इसको ऐसे देखेंगे ध्यान से, तो एक अर्धगोला इधर बनना है और एक अर्धगोला इधर बनना है। तो ये जो कैप्सूल होता है ये दो चीजों का संयोजन होता है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन पे बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि कैप्सूल में एक तो बेलन आएगा बीच वाला, एक बेलन, और बेलन के साथ क्या, दो अर्धगोले भी होंगे, दो अर्धगोले भी हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी था, बीच में एक बेलन है और दो इसमें अर्धगोले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, कुछ आंकड़ों का माध्य, देखो माध्य में दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ था 32, बहुलक दिया हुआ था 35। देखो आप भी पेपर लेके बैठना, आसानी होगी, क्वेश्चन समझ जाओगे आप। मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊं फिर सॉल्यूशन करूं, बहुत टाइम लगेगा। तो 17वें क्वेश्चन में माध्य दे रखा था, बहुलक दे रखा था और माध्यक पूछा हुआ था। ठीक है, सवाल में क्या पूछा था हमसे, माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सूत्र होता है, आपस याद रखो, 3m माइनस 2x बार बराबर z, यानी कि 3 गुणा माध्यक, कैपिटल एम यहां पर माध्यक को इंडिकेट कर रहा है, माइनस 2 गुणा माध्य, और ये सब बराबर होता है बहुलक के। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमें माध्यक ज्ञात करना है, इसको इधर ही रहने दो, इसको राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा बहुलक और प्लस 2 गुणा माध्य। अब देखो बहुलक का मान कितना दे रखा है, 35, 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है, 32, 35 प्लस 32 दूनी 64, ये हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 3 9 99। और लेफ्ट हैंड साइड के चल रही है 3 गुणा माध्यक। अब 3 से भाग दे देंगे तो माध्यक आ जाएगा हमारा 99/3 बराबर कितना, 3 3 9, 3 3 9, 33 आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन था या नहीं था, 33 इसमें दिया हुआ है, तो ये डी आंसर था। ठीक है, 33 इसका डी आंसर होगा। करिए जल्दी से नोट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बहुत ही सिंपल था। अठारहवां क्वेश्चन इसमें ये ना, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ। देखो ध्यान से, यस 18वां क्वेश्चन इस पे कर लेंगे हम इसको। देखो एक बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग पूछा था, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, या नहीं दिख रहा तो मैं इसको अलग ही पेज पे करता हूं फिर, ठीक है ना, मे बी विजिबिलिटी कम है, पर चलिए क्वेश्चन मैं ऐसे कर देता हूं। 18वां जो क्वेश्चन था ये नंबर 18, नंबर 18 में वर्ग अंतराल था 0 से 5, दूसरा वर्ग अंतराल था 5 से 10, तीसरा था 10 से 15, देन 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, और इनकी बारंबारताएं 8, 7, 18, 19 और 6 दिया हुआ था। तो ये तो वर्ग दिए हुए थे और ये इनकी बारंबारताएं थी, बारंबारता। ठीक है, इस तरह का हमें सारणी दिया हुआ था और क्या पूछा था, बहुलक वर्ग बताओ कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो देखिए पूरे प्रश्न पत्र का, इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन ये था। तो देखो बहुलक वर्ग नाम से क्लियर है, बहु जिसकी बारंबारता बहुत बार आती है, जो सबसे अधिक बार आता है वो से बहुलक वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, क्लियर दिख रहा है, इसकी 8 है, 7 है, 18 है, 19, ये सबसे ज्यादा बारंबारता दे रखी है।
तो 15 से 20 वाला जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो राइट आंसर इसका 15 से 20 था, और ऑप्शन में ये बी दिया हुआ था। ओके, चलो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब देखो 19वां क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। 19वें क्वेश्चन में दो पासे थे। देखो, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता बताओ। तो इस सवाल को आप ऐसे देखो, मान लो दो पासे हैं आपके पास। देखो, इस तरह से एक पासा बना लेते हैं। एक पासा तो ये है, और ऐसे ही एक पासा इधर है। ठीक है ना, दो पासे हैं। इन पर कुछ नंबर होते हैं, जैसे 1 3, मतलब ऐसे रेंडमली कुछ भी नंबर होते हैं। ठीक है ना, कहीं पर 4। अभी सोचना कि ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, मे बी 2 के साथ 4 आ सकता नहीं आ सकता, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मैंने तो आपको जस्ट दिखाया पॉसिबिलिटी, ये फलक दिखा रखे हैं, किसी पासे में कहीं पर 2 4 6 5 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। यानी कि आपको बताया कि एक पासे में कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो हम ऐसे करते हैं, ये संख्या नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है ना, उससे कन्फ्यूजन होता है कि वहां पे इतना क्यों लिखा हुआ है। ये दो पास हैं, बस इतना ध्यान रखो आप। एक व्हाइट कलर से दिखा दिया है और एक हमने येलो कलर से दिखा दिया है। अब देखो इसके बाद, अब ध्यान से देखो, इन दो पासों पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, इस पासे पर, व्हाइट वाले पर, ठीक है ना, मैंने व्हाइट। अब देखो कलर मत देखना, इस ऊपर वाले पासे पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। 1 2, ठीक है, दूसरा पासा मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं। इस पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, और 6 भी आ सकता है। करेक्ट है। अब इधर दूसरा पासा हमारे पास, ठीक है, एक पासा इधर भी है, दो पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं। इस पासे पे भी क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहां भी 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, अब देखो पहला कॉम्बिनेशन, आप हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो इस पासे का पर 1 आया, इस पर भी 1 आया, तो 1 1 आ सकता है, इस पर 1 इस पर 2, यानी कि 1 2 1 3। अब ऐसा देखो लिखना पड़ेगा आपको, इस पासे पर 1 इस पर 4, ऐसे कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। मे बी इस पासे पर 2 आया और इस पर 1 आया। जल्दी से लिख देता हूं मैं, आप समझ तो गए क्या कैसे लिखना है ये। ठीक है, अब मे भी इस पासे पे 3 आया और इस पर 1 आया, तो इस तरह के बस ये आपको सब लिखने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 3 5 3 6, यहां पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और ऐसे इस पर भी, इस पासे पर 5 इस पर 1। 5 6, और इस पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो ये देखो सारी पॉसिबिलिटी लिख दी, मतलब किस पासे पे क्या आ सकता है, हमने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए। थोड़ा सा टाइम लगा, पर आपको अब ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा ना कि तो ये गलत नहीं होगा, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना, इसको अब देख लेते हैं। अब देखिए हमसे क्या बोला था, कंडीशन क्या थी, पासे में दिया था दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए। तो देखो आपको, देखो ये तो कुल परिणाम है, तो आप ये भी देख सकते हैं इस सवाल में, जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या, ये 36 है।
आप देखेंगे ना, एक लाइन में 6 हैं, 6 6 12 और ऐसे भी 6 हैं, तो 6 6 36, ये कुल परिणाम 36 हैं। और कंडीशन क्या थी, योगफल आपको ऐसे देखना, दोनों पासों पर नंबर का योग मिलाकर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब देखो पहले वाली लाइन में तो कहीं भी 10 नहीं बनेगा, योग ऐसे 1 और 5 6, 1 और 6 7, इसमें भी नहीं बनेगा, देखो यहां तक 2 और 6 8, इसमें भी यहां तक नहीं आएगा, 3 और 5 8, 3 और 6 9, यहां तक भी नहीं बनना, इसमें भी यहां तक 4 और 5 में नहीं बनना, पर ये आपको देगा 4 और 6 10। और देखो ऐसे 5 और 5 10, इसमें नहीं आएगा, 10 ऊपर चला गया हमें तो 10 लाना है, यहाँ पे देखो 6 और 4 10। तो ऐसे तीन ही यहाँ पर पेयर पॉसिबल हैं, जहां पर दोनों पासों की संख्याओं का योग मिलाकर कितना आ रहा है, 3। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम है, हमें कितना चाहिए था, 10। तो यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ये कितनी है, 3। मतलब 3 ही ऐसी संभावना है, 3 ही ऐसे केस हो सकते हैं जहां पर दोनों का योग मिलाकर 10 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता किसी भी घटना की क्या होती है, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, आप पूरा शब्द लिखना, और बटे या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, आप पूरा शब्द लिखेंगे। तो देखो हमारे इस पूरे सेट में कितने अनुकूल परिणाम थे, 3। 3 ही ऐसे सेट है जहां पे योग 10 आ सकता है, और टोटल कितनी संभावनाएं है, ये 36 टोटल परिणाम है। तो 3/36 यानी 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 12 थिया 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/12 होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रायिकता याद रखेंगे, जिस घटना की आपसे प्रायिकता पूछी हुई है उसके अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय टोटल परिणाम। अगला क्वेश्चन देखो, और जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें प्रायिकता के क्वेश्चन डाले हुए थे, उससे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब पूछा है कि सम संख्या आने की कितनी प्रायिकता है। तो आप देखो पासे पे टोटल कौन कौन से नंबर होते हैं, अभी देखा था आपने, पासे पर तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। बट इसमें सारे इवन होते हैं क्या, नहीं, सारे इवन नहीं होते हैं। कौन कौन से इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन नंबर जो 2 से घट जाते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर हैं। तो अब की बार जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं, देखो अब की बार अनुकूल परिणामों को शॉर्ट में मैंने पी लिख दिया। अनुकूल परिणामों की संख्या कितने, ऐसे 3 ही संख्या है कि 3 संख्या सम है बस यहां पर। और कुल परिणाम कितने हमारे पास, परिणाम को शॉर्ट में पी लिख दिया, कुल परिणामों की संख्या कितनी, टोटल है 6 परिणाम है। तो आप प्रायिकता निकाल देंगे। किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणामों की संख्या। आप पूरा शब्द लिखना, ठीक है ना, ये पी मीन्स परिणामों की संख्या। तो इस बार कितने अनुकूल परिणाम है, केवल 3, और टोटल कितने 6। तो 3/6 मीन्स 1/2 विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव वाला सेगमेंट हमारा कंप्लीट है। अब जल्दी से अगला सेगमेंट पर आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जल्दी से कॉपी कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए एक घन का आयतन दिया हुआ है। तो आपको पता है घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्यूब का मान कितना दिया हुआ है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है इसकी प्रत्येक की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। 1331 किसका घन होता है, ये 11 का घन होता है। आप चेक कर लेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 ही आ जाता है। तो दोनों तरफ घन से घन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसका क्या पार्ट था, 21 का क्या था ये, ठीक है ना। 21 इसका ख पार्ट, जिसका दूसरा पार्ट दिया हुआ था, इसमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है, x² + 3x - p = 0। x² + 3x - p =
0 का एक मूल दे रखा हमें 2। इस समीकरण का मूल हमें 2 दिया हुआ है, ठीक है, मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात करो। अब देखो यदि ये इसका मूल है तो इसको संतुष्ट भी करेगा ना, आप लिख देंगे चूंकि 2 इसका एक मूल है तो ये 2 इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कैसे, x के प्लेस पर हम 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 माइनस p बराबर 0। अब देखो माइनस पी बराबर 0, 2 का वर्ग कितना 4, माइनस 3 दूनी 6, माइनस पी बराबर 0, सॉरी प्लस है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 माइनस पी बराबर 0, तो p बराबर 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 हो जाएगा। आप भी आंसर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका गैप पार्ट देखिए, दूसरे क्वेश्चन का जो गैप पार्ट, ये सब एक एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन थे, सॉरी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा बराबर क्या। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम जानते हैं, ये मैंने आपको टिक्नोमेट्री वाली वीडियो में डाला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 15 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 289। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 289 एलसीएम आ गया, 289 माइनस 225, दैट मीन्स ऊपर साइड 9 में से 5 के 4, 8 में से 2 के 6, 64/289। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान आपने निकाल लिया इतना, तो साइन थीटा के लिए क्या दोनों साइड का वर्गमूल कर देंगे, साइन थीटा बराबर 8/17, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, 8/17। करिए जल्दी से कॉपी। 8/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गहन देखो माध्य से तो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, एक सारणी दे रखी है, एक तरफ वर्ग अंतराल और एक तरफ इसकी बारंबारता, ठीक है, और आपको बताया फिर हम इसकी एक्स भी निकालेंगे और फिर हम इसकी एफ आई एक्स भी निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो ये इसी पेपर में पहले भी किया, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था ये तो देखिए समांतर माध्य बहुत ज्यादा पूछ लिया है। और इसने कितने आंकड़े दिए हमें, 5, ठीक है ना। इस तरह से ये वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, अभी क्या था ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से करो आप, 8 से 10, यहाँ पर 1 2 6 8 3, ठीक है। तो देखो एक तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई निकालते हैं, एक तो जोड़ दो इन सबको, 2 और 1 3 और 6 9 और 8 17 3 20, नीचे से चेक कर लो, 8 3 11 6 17 3 20, करेक्ट है। एक्स आई यानी कि मध्य बिंदु 0 2 के बीच में क्या आता है, 1 2 और 4 के बीच में 3 4 और 6 के बीच में 5 6 7 8 8 9 10। एफ आई एक्स आई 1 की गुणा 1 में की तो 1 2 3 6 6 पंजे 30, 8 7 56, 9 3 27, जोड़ो उनको 6 और 1 7 और 6 14 और 6 22 का, फिर से देखो 6 और 1 7 और 6 13 और 7 20 की 0, हासिल लगे 2 और 3 5 10 और 2 12, 120 आएगा शायद ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये किसका मान है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 120 आ गया। चेक कर लेते हैं, 7 और 6 13, 6 19 और 1 20 की 0, हासिल लगे 2 और 2 4 5 9 और 3 12। और समांतर माध्य जिसको एक्स बार से लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 120 बटे कितना 20, कितना 6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे आप, राइट आंसर इसका 6 है। ओके, नोट कर लिया आपने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, देखो दो बिंदु दिए हुए थे। एक तो दिया हुआ है बिंदु -3, 10 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 5, 4 और ये कहा हुआ है इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये हमें पता है, मान लो ये बिंदु P रहा होगा, ये बिंदु Q रहा होगा, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड P के निर्देशांक ये Q, यदि x1, y1 और x2, y2 हैं, ये हम जानते हैं। तो जो मध्य बिंदु होता है ना, m से लिख देते हैं, इसके जो निर्देशांक x और y होते हैं तो उनका सीधा सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और ऐसे y का भी होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो x1 कितना है यहाँ पर -3 प्लस x2 कितना है, कंपेयर कर देंगे 5/2। दोनों के हमने x निर्देशांक देख लिए। देखो ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, तो कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा x निर्देशांक। y देखो आप, इसका y निर्देशांक ये y1 है और ये y2 है। तो 10 प्लस 4/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7। ठीक है, ये 2 है, 14/2 यानी कि 7। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक 1,7 होंगे। ठीक है, 1,7 ये हमारा राइट आंसर होगा। एक्स निर्देशांक देख लो 1 आ गया है, एक्स का निर्देशांक कितना आ गया है 1 और वाई का निर्देशांक कितना है 7, तो 1,7। ठीक है, और इस दूसरे सवाल का आखिरी प्रश्न आते हैं फिर, जिसका आखिरी पार्ट है 4। देखो दो बिंदु दिए हुए थे -1, -3 और दूसरा बिंदु है x, 9 और इनके बीच की दूरी d ये 13 मात्रक आपको दी हुई है। ठीक है, और क्या याद करना है, x का मान बताओ। अब देखो ऐसा भी सवाल एक बार और अभी से पेपर में क्या था, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। यदि ये दो बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 होते हैं तो इनके बीच की दूरी का जो सूत्र होता है ना d, वो d का सूत्र होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अभी डिस्कस किया था। अब देखो d का मान कितना दे रखा 13, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाना तो दोनों साइड का वर्ग कर दो, ये 13 का वर्ग हो जाएगा और बराबर x प्लस 1 का वर्ग और प्लस 9 3 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, यहीं लिखा, चलिए इसका दिया तो देखो अब साइड एक्सचेंज करो, x प्लस 1 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है शायद। ठीक है, और 12 का वर्ग 144, ये घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा 169 में से 144 के 9 में से 4 के 5, 6 में से 4 के 2, 25। और देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है, x प्लस 1 का वर्ग बराबर 25 आ गया, दोनों साइड का वर्गमूल कर देंगे अब तो x प्लस 1 बराबर 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, दैट मीन्स x का मान 4 होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर 4 होगा। अब सवाल को चेक करेंगे, x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब 22वां सवाल, वो सवाल नंबर हमने किया था ना, ये हमने कौन सा सवाल किया अभी, हाँ 21वां सवाल स्टार्ट किया था, जहां से हमारे लिखने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। 21 का हमने का भी कर लिया था, देखो खा उसी पेज पर हो गए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, 6 पार्ट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन,
इसमें में से 5 भाग हल करने थे, पर हम सभी को हल करेंगे। देखो 5वें का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखो मान लेते हैं, माना पहला जो विषम धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक मान लेते हैं हम x। तो देखिए दूसरा क्या होगा, इसलिए दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, फिर ये x+2 होगा ना, क्योंकि क्रमागत है। अब देखिए क्रमागत, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर आता है। जैसे आप देखो 1 2 3 ये नंबर है, 4 और 5। तो देखो ये विषम संख्या है, फिर अगली विषम संख्या 3 आ रही है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो किसी भी विषम संख्या से जो अगली विषम संख्या आती है उससे वो 2 ज्यादा होती है। तो एक विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या जो क्रमागत होगी वो x+2 होगी। अब देखो प्रश्न में क्या शर्त दे रखी है, जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो आप लिख देंगे प्रश्नानुसार ये हमें दिया हुआ पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ये बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 290। चेक कर लेते हैं, 290 दिया हुआ है। अब इसे हल करेंगे आप, x का वर्ग प्लस यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना, 4x। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना बराबर 290। ये हो गया देखो 2x² प्लस 4x, इसको उधर ले आएंगे तो 286 बचेगा, ये 4 उसमें से घट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो x² प्लस 2x और माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। तो देखिए 143 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें, ये संख्या देखते हैं ना 143, जिसका गुणनफल तो 143 आ जाए और जिसका अंतर 2 आ जाए। तो 13 और 11 है शायद, आप 13 11 की गुणा करके देख लो, 13 कम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 कम 13 14, ठीक है। तो 13 11 फिट बैठ रहा है, इनका गुणनफल 143 भी आ जाएगा और इनका अंतर 2 भी आ रहा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और तो चिन्ह बार बार लगाते चलना, x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब तो बस गुणनखंड कर लें, तो x+13 बचा, यहां से 11 कॉमन लिया, x+13 बचा, x माइनस 11 और x+13 बराबर 0। अब देखो यहां से 2 संभावनाएं, या तो x माइनस 11 बराबर 0 होगा तो x का मान 11 होगा, ठीक है, और या x+13 बराबर 0 लोगे तो x का मान -13 होगा, ठीक है। पर देखो ये असंभव है, क्योंकि तो नेगेटिव आ गया ना, जबकि पूर्णांक क्या था, पूर्णांक तो धनात्मक मानना था, उसने बोला था धनात्मक पूर्णांक कंसीडर करो, तो ये केस तो असंभव है, इसको नहीं लेंगे। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर वो संख्या 11 होगी। और यदि पहली संख्या 11 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 11 में 2 जोड़ देंगे, 11 और 2 13। तो फाइनली आंसर को आप ऐसे लिख देंगे। इसलिए 2 प्रश्न में जो हमें रिक्वायर्ड थे विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, x और x+2 थे, तो x का मान कितना आ गया 11, 11 + 2 यानी कि 11 और 13 है। राइट आंसर आप ऐसे लिख देंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 का ख, दूसरा पार्ट इसका 22 का ख। देखिए सिद्ध कीजिए, कुछ सिद्ध कराया हुआ है हमसे, 2 संकेंद्रीय वृत्त, देखो 2 वृत्त हैं जो एक ही केंद्र को मानकर बनाए गए हैं, जिनका केंद्र समान है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान होता है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान होता है। मान लो ये बड़ा वाला वृत्त C1 है, सर्कल C लिख दिया, और छोटा वाला जो वृत्त है C2 है, ठीक है। अब प्रश्न में दिया हुआ है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मान लो ये जीवा लिया हमने, बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, ऐसे मान लो ये A और ये B है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ये जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी इसका मध्य बिंदु,
ये जो P पॉइंट है, ये स्पर्श बिंदु P, ये यहां पर समद्विभाजित हो रही है, यानी ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो मैं शॉर्ट में से लिख देता हूं SKH। आप पूरा लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर BP, ये हमें सिद्ध करना है। SKH आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रचना कर लेते हैं। ये केंद्र बिंदु से O से P को जोड़ लेते हैं। अब देखो एक प्रमेय हम जानते हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के लंबवत होती है। यानी कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है। यानी ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। किस प्रमेय से आप लिख देंगे, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है। तो दोनों तरफ कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। अब फिर से हम जानते हैं कि केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी जीवा से डाला गया जो लंब होता है वो लंब समद्विभाजक होता है, यानी इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो देखो बस इसमें मैं बोल के ही आपको समझा दिया है, आप बोलने के साथ साथ लिख लेंगे। पहली लाइन क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी जीवा जिस बिंदु पर, सॉरी, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है, इसलिए OP लंबवत होगा AB के। उस लैंग्वेज को लिखने के बाद आप ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, या मैं लिख देता हूं दूसरा सेंटेंस, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। उसको समद्विभाजित करता है। बस इससे सिद्ध हो जाएगा, इसलिए AP बराबर BP। तो बस लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना था। हाँ, इससे पहले एक लाइन और है, वो आपने लिख लिया होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए यह जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। ओके, इसका फिर अगला गैप पार्ट देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की आकृति दी हुई है और बहुत आसान भी है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। इस तरह से दिया हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन में ये भी साथ में दिया हुआ है, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। और सिद्ध क्या करना है, आप पूरा वर्ड लिखेंगे, मैं शॉर्ट में से लिखता हूं टाइम बचाने के लिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ये एक सिद्ध करके दिखाओ। AM बटे BM बराबर AN बटे DN। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान रखो। इसमें एक प्रमेय होती है, यदि किसी त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है कोई, ठीक है, मान लो ये ABC है, और आप इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर कोई रेखा DE खींचते हैं। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई आप एक रेखा खींचते हैं जो अन्य भुजाओं को काटती है, तो प्रमेय ये कहती है ये जो भुजा होगी ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो होगी ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ये और ये वाला अनुपात बराबर ये और ये वाला अनुपात। यानी कि यदि आपको दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के, तो AD बटे BD बराबर AE बटे CE होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया पहले कि हम जानते हैं कि ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब ऐसा ही देखो अपने प्रेजेंट में कहां बनना है, देखो आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ऐसा, तो इस त्रिभुज में इस वाली भुजा के समांतर ये भुजा खींची हुई है, तो ये इन भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। तो कैसे लिख देंगे, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, सिंस LM
हमें समांतर दिया हुआ है सी बी के, ये इसके समांतर है, तो ये वाली फिर में लगाओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम, तो ए एल बटे सी एल होगा, बराबर ए एल बटे सी एल। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इस वाले फिर में से। और साथ में ये भी दिया हुआ है एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है ना, एल एन समांतर है सी डी के। अब नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम ऐसे, ठीक है, ये वाला, तो ये ए एल बटे सी एल बराबर होगा ए एन बटे डी एन के, इसलिए आ जाएगा हमारा ए एल बटे सी एल बराबर ए एन बटे इधर वाला हिस्सा डी एन। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, ये यहां पर आ रहा है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके भी इक्वल होगा, तो इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में ए एम बराबर बी एम हमने किसके इक्वल लिखा, इसके इक्वल लिखा, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। और ध्यान से देखो, ये तो सिद्ध करना था, ये ना, ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एम, तो ये इति सिद्धम लिख देंगे या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद दिया हुआ था, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन ना जो मैंने वीडियो डाली थी उस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, बाई चांस ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें एक भी डिजिट इधर से उधर नहीं था, बिल्कुल 1x स्क्वायर 7x और 7, तो उस वीडियो में पूरा क्वेश्चन सेम दिया हुआ था। तो देखो इसके पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, पहला भाग बोला हमसे शून्य ज्ञात कीजिए, तो देखो इसको आगे से प्रोसीड करते हैं। 10 के ऐसे टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए और जिनका योगफल 7 हो, तो शायद 2 और 5 हो जाएंगे, कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, पहले 2 से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस 5, और फिर ये x प्लस 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 और x प्लस 5। तो देखिए जब शून्य निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए इनको 0 के बराबर कर देते हैं, तो एक मान यहां से आएगा और एक मान यहां से आएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए x बराबर 2 को 0 रखा तो x का मान कितना, -2, पहला शून्य, और दूसरे गुणनखंड से दूसरा शून्य का आएगा, x प्लस 5 को 0 के बराबर रखा तो यहां से x का मान -5 आ जाएगा, तो ये 2 शून्य हैं। और आपको पता होगा स्टैंडर्ड नोटेशन में हम शून्य को किससे लिखते हैं, हम स्टैंडर्ड नोटेशन में हम शून्य को अल्फा बीटा से मानते हैं, तो पहले शून्य को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे शून्य को हम बीटा बोलेंगे। अब देखिए ये हमें पहले से पता है, आगे देखो सवाल में एक और बोला है ना, शून्य तो ज्ञात कर लिए हमने, अब शून्यांकों का गुणनफल और इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो हम जानते हैं शून्यांकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटे a। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करो, आप यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो माइनस b बटे a, b के प्लेस पर कितना है 7, ठीक है ना, b के प्लेस पे कितना 7 और बटे a के प्लेस पे 1, तो माइनस के 7। अब आप यहां से चेक कर लो, इन शून्यकों का यदि आप योग करते हो तो यहां से भी कितना आ रहा है, यहां से भी माइनस का 7 आ रहा है। दैट मीन्स ये शून्यक हमारे करेक्ट है और इस संबंधों की सत्यता भी जांच हो रही है। एक शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, ये सूत्र क्या होता है प्लस का c बटे a। अब यहां से देखो c का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 1, तो 10 आ जाएगा। और यहां से भी चेक कर सकते हैं, अब अल्फा बीटा का जो गुणनफल आएगा वो -2 गुणा -5, ये भी प्लस का 10 आ रहा। दैट मीन्स ये सत्यता की जांच हमने कर ली है कि शून्यक बिल्कुल ठीक है और ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डाला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th क्लास मैथमेटिक्स, काफी क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिले थे, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। जल्दी से नोट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन फिर बारंबारता से, बारंबारता और माध्यक से। चलिए इसका अगला पार्ट ना, देखिए हमको एक बारंबारता सारणी दी हुई थी, फिर से एक साइड वर्ग अंतराल थे,
सेकंड नंबर पर बारंबारता यानी कि एफ दिया हुआ है, और आपको पता होगा जब माध्यक निकालते हैं हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप पूरा वर्ड लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। और फिर यहां पर योग कर देंगे। तो देखो जो वर्ग अंतराल थे वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो एक चीज तो आप पहले लिख दिया करो, h का मान कितना आ रहा है 10, वर्ग अंतर की माप यानी कि किसी भी वर्ग की अपर सीमा माइनस लोअर सीमा, 10 माइनस 0 या 20 माइनस 10, तो कितना अंतराल है 10। और बारंबारता आई थी 2, 4, 7, 3, 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिग्मा एफ आई यानी कि इसी को जिसको हम एन बोलते हैं, एन भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई भी, इसका मान सॉल्व करेंगे। तो 4 और 2 6 और 7 13, 3 16 और 2 18, ठीक है। एन का मान इसमें 18 आ रहा है। संचयी बारंबारता पूरी करेंगे अब इसकी। संचयी बारंबारता कैसे करते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं 2 और 4 6, यहां पे ऐसा लिखते हैं तिरछा, ठीक है। वो माइंड मेकर रखते हैं 2 और 4 6 और 7 13 और 3 16 और 2 18, और ये क्रॉस चेक होता है, लास्ट वाला नंबर इससे मैच कर जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, फिर हम सबसे पहले n/2 करते हैं, n/2 का मान निकालते हैं। वो हमारे पास कितना है 18/2 यानी कि 9। फिर हमें देखते हैं 9, ये जो 9 है ये कौन सी संचयी बारंबारता में आएगा, तो ये 13 वाली संचयी बारंबारता में आएगा। 6 से ज्यादा है ना, वो 9 मान है, तो 9 6 से ऊपर यानी कि इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। तो ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाता है। और इस माध्यक वर्ग की जो होगी ये हमारी निम्न सीमा होगी, L1 बोलेंगे इसको 20, ये इस माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा है। ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और ये से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। अब इसका सूत्र लगा देंगे। तो देखो माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। बस अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे आप। L1 कितना देखो, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस n/2 9 माइनस माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 6 और इसकी बारंबारता 7 और इंटू 10। तो 20 प्लस 330/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और 20 प्लस 7 चौक 28 है तो कुछ आ जाएगा 4.2857 समथिंग, इसको सम कर लेंगे। सो 24.2857, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। आप यहाँ पे 24.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8 को जब यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो 2 का 3 भी कर सकते हैं। तो परफेक्ट आंसर होगा 24.2857, अदरवाइज 24.3 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रायिकता से फिर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ना ये सब 4-4 नंबर में देखो। और ये जो क्वेश्चन करोगे ये मैंने अपनी वीडियो में डाला था कि एक थैले में इतनी लाल और इतनी नीली गेंदें हैं। देखो एक थैला है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, वीडियो देखना। ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का मैंने कराया हुआ था। एक थैला है, इसमें 5 तो लाल गेंद है, लाल को मैंने रेड से लिख दिया, 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंद हैं। उनका नंबर नहीं दिया तो हम नंबर x मान लेंगे। बोला कुछ नीली गेंद है, 5 लाल गेंद हैं, नंबर दिया हुआ है, पर नीली गेंदों का नंबर नहीं बताया तो हमने x मान लिया। अब इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ब्लू नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो दुगनी है किसकी, लाल गेंद की प्रायिकता की। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद से प्रायिकता की दुगनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कई बार आ गया है, अनुकूल परिणामों की संख्या। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या, पी लिख दिया शॉर्ट में, बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। पूरा शब्द लिखेंगे। अनुकूल हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, पी मींस परिणामों की संख्या। तो ब्लू बॉल देखो,
ब्लू बॉल कितनी है, हमने x मानी है, और टोटल बॉल कितनी है 5 प्लस x हो जाएंगे। आप देखो ना इस पूरे बॉक्स में टोटल कितनी बॉल है, टोटल 5 लाल और x ब्लू, तो 5 प्लस x, तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम ये 5 प्लस x है, और ब्लू आने के परिणाम कितने हैं, जितने ब्लू बॉल है x, तो x बटे 5 प्लस x बराबर 2 गुणा रेड, रेड बॉल कितनी है 5, ये तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम, और कुल कितने परिणाम हैं 5 प्लस x। देखो बहुत आसान है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी संख्या कितनी है x बटे टोटल संख्या आती है, थैले में टोटल कितनी संख्याएं हैं 5 प्लस x, तो डिवाइड कैसे करेंगे 5 प्लस x से। जब लाल बॉल की प्रायिकता निकाल ली है तो देखो थैले में कितनी लाल बॉल हैं 5 बटे कुल कितनी बॉल हैं 5 प्लस x। अब देखो ये 5 प्लस x दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस अगले स्टेप में x बराबर 2 पंजे 10 उत्तर आ जाएगा, x का मान 10 होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपनी इस वीडियो में कराया था 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए साइंस के लिए ना मैंने जो वीडियो बनाई हुई है 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइंस, उसको जरूर देख के जाना, आप वहां से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मैथ के पेपर में तो 40 से 50 नंबर का पेपर मिल गया था, जो पढ़ के गया होगा कभी फेल नहीं होगा, 60% से ऊपर नंबर आएंगे कम से कम। चलो जल्दी से कॉपी करो आप, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, ये देखो 6 नंबर का सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो देखो मान लेते हैं, मान लो एक वर्ग तो ये है जिसकी भुजा x है, एक भुजा हमने x मान ली, एक दूसरा वर्ग है मे बी इससे बड़ा या छोटा हो सकता है, उसकी भुजा y है। तो देखो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग, तो यहां पे हो जाएगा 4x और इसमें कितना हो जाएगा 4y। परिमाप यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ दो, क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग होता है। अब कंडीशन लगाएंगे, ये तो हम जानते हैं, यदि x भुजा है तो इतना क्षेत्रफल, y भुजा है तो इतना क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग। परिमाप यदि x भुजा तो चार भुजाओं के माप 4x, यदि y भुजा तो चारों भुजाओं के माप 4y। अब प्रश्न अनुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है हमें 157, और परिमापों का योग यानी कि 4x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है 68। अब इन्हें हल कर लेंगे, बस 4 से भाग दे दो तो x प्लस वाई बराबर 17 आएगा, 17 चौका 68, तो y का मान 17 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 में रख दो आप। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे आप। एक्स स्क्वायर रखा, ये 17 माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर 157, ए का वर्ग यानी कि 17 का वर्ग 289 प्लस बी का वर्ग सूत्र है ये एक्स स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का दुगना 34x माइनस 157 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस के 34x प्लस 9 में से 7 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया 1 बराबर 0। 2 से भाग दो बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे, करो जल्दी से यहां तक। ये सही घटाया क्या 289 में से 157, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी ना, यहाँ गड़बड़ है, आप बोल रहे हैं इसमें गड़बड़ की है, अलग से कर लेते हैं, यहाँ से कभी गलत नहीं होगा। घटाओ, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया 132, सॉरी 132, तो 2 छिक्का 12, 1 बचा और 2 छिक्का 12 66। ठीक है, अब सही, सॉरी
तो अब 66 के टुकड़े करेंगे हम। गुणनखंड करने का तरीका, 66 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें गुणा करने पे 66 आ जाए और जिनका योगफल 17 हो, तो 11 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, 11 छक्का 66, 11 और 6 17। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 6x प्लस के 66 बराबर 0। कॉमन आ गया x, x माइनस 11 माइनस 6 x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 11 x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 11 बराबर 0, तो x का मान 11 होगा। और यदि x का मान 11 होगा तो समीकरण नंबर 2 से, या इसको नहीं, इसको मानो 2, तो 2 से y का मान कितना होगा, 17 में से 11 गए तो 6 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे 6 आ जाएगा। और दूसरा मान क्या था x का, देखो एक यहां से ही मान आएगा, x माइनस 6 बराबर 0 लिया तो x का मान 6 आएगा। और यदि x के मान के 6 को आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो y का मान 17 में से 6 के 11 आएंगे। यानी इतना क्लियर है कि एक भुजा 6 है और दूसरी भुजा 11 है। हमने चित्र में पहला छोटा माना था, दूसरा बड़ा माना था, तो हम क्या मान लेंगे, पहला छोटा आंसर, दूसरा बड़ा आंसर। तो लिख देंगे फाइनली जो वर्ग दिए हुए थे उनकी भुजाएं, पहले वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी और दूसरे वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पहले वाले और मीटर में थी, सॉरी ये सारे ना मीटर में दिया हुआ था मीटर, तो लिख देंगे पहली भुजा 6 मीटर पहले वर्ग की और दूसरे वर्ग की 11 मीटर। जब मीटर दिया तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर कहता तो हम भी सेंटीमीटर कर देते। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो। इसमें एक सवाल और था, अथवा करके दिया हुआ था, उसको भी हल कर लेते। ठीक है, चलो अगला सवाल नंबर 23 का अथवा, इस 23 का जो अथवा करके दिया हुआ था। देखो एक नाव की चाल दे रखी है, एक नाव की गति शांत जल में, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, जब जल शांत है, स्थिर है, तो इसकी गति हमें दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह नाव 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आती है, और इन दोनों दूरी तय करने में उसमें 1 घंटे का अधिक समय लगता है। देखो ऐसा होता है ना, धारा वाले सवाल ऐसे समझा करो आप। मान लो कोई नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, और ये इस तरह बह रही है, नदी के बहने की दिशाएं बाएं से दाएं हैं। अब आपने यहाँ पे कोई नाव ली हुई है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे नाव ली हुई है आपने ऐसे, ठीक है, इस तरह की कोई भी एक नाव है। अब यदि नाव आपकी धारा की दिशा के साथ बहेगी तो जल्दी बहेगी, तेज हो जाएगी ना स्पीड। जो नदी का फ्लो था, आप नदी के साथ तैरते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। नदी इधर बह रही है, आप इस तरफ तैर रहे हो, तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, नदी आपकी स्पीड को कम कर देगी। तो यदि धारा की दिशा में जाते हैं तो नाव की टोटल जो गति होगी ज्यादा हो जाएगी, और धारा के विपरीत आने पर स्पीड कम हो जाएगी। तो समय किसमें ज्यादा लगेगा, जब नाव धारा के विपरीत चलेगी, और धारा की दिशा में चलेगी तो स्पीड समय कम लगेगा। और कितने किलोमीटर दिया हुआ है, 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर का सफर करना है हमें। तो इधर तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में, और ये धारा के विरुद्ध। तो प्रश्न में हमें दे रखा है, हम मान लेते हैं माना 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलने में लगा समय। ये मान लिया हमने T1, ठीक है, और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा की दिशा में
चलने में लगा समय यह मान लेते हैं t2। तो बताओ कौन सा समय ज्यादा होगा, धारा की दिशा में ज्यादा समय लगेगा या धारा के विरुद्ध? जनरल सी बात है, धारा के विरुद्ध। यदि आप बहाव के विरुद्ध चलेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। और ये इसने दे रखा है जो t1 समय है वो t2 से 1 घंटा ज्यादा है, ये आप लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब एक चीज और, समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। अच्छा, हमें इस प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो नदी बह रही थी इसकी स्पीड क्या थी, वो हम पहले मान लेते हैं। माना धारा की चाल बराबर है कितने? धारा की चाल बराबर हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल इतनी दे रखी है। तो एक चीज देखो आप, यदि नाव धारा की दिशा में बहेगी तो जो धारा की चाल थी वो इसमें जुड़ जाएगी। और उस टाइम नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी होगी? इसकी जो चाल होगी, इसकी चाल इस टाइम इधर की तरफ होगी 18 प्लस x। ठीक है, चाल है इसकी, नाव की चाल धारा की दिशा में चलने पर। और जब नाव धारा के विपरीत चलेगी, धारा के विरुद्ध चलेगी, तो ये x घट जाएगा, ये स्पीड को कम कर देगा, 18 माइनस x। अब ऐसे मान लो x का मान 2 है, यानी कि जो नदी थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहे थे। नाव चल रही है 18 की स्पीड पे और 2 की स्पीड पे चल रही है नदी, तो 18 तो 20 हो जाएगा ना, ये 2 जुड़ेगा इसमें। अब नदी बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ और नाव आ रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ, तो नाव की गति 2 से क्या कम हो जाएगी, तब ये 16 हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो जो धारा की गति थी वो उसमें जुड़ जाएगी, जब नाव धारा के विरुद्ध चलेगी तो जो धारा की गति थी वो उसमें से घट जाएगी। अब देखो t1 समय बराबर दूरी बटे चाल सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। t1, तो देखो पहला समय कौन सा है? धारा के क्या, धारा के विरुद्ध चल रहे हैं पहली बार आप, तो धारा के विरुद्ध यानी कि इस तरफ चल रहे हैं हम। तो t1 कितनी दूरी? 24 किलोमीटर, दूरी बटे चाल। तो चाल कौन से लेंगे इस बार? ये वाली, धारा के विरुद्ध चाल आएगी 18 माइनस x बराबर। दूसरा समय t2 धारा की दिशा में, दूरी कितनी? सूत्र है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 24 बटे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 18 प्लस x और प्लस 1। बस ये समीकरण बनाना ही इंपॉर्टेंट था। फिर से देख लो, धारा के विरुद्ध चलने में लगा समय धारा की दिशा में चलने में लगे समय से 1 घंटा ज्यादा हमें दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी। और समय का सूत्र क्या? दूरी बटे चाल। तो विरुद्ध चलेंगे तो x घटेगा और धारा की दिशा में चलेंगे तो x जुड़ेगा। अब बस ये समीकरण हमें हल करनी है। इधर ले आओ, 24 ये है 1 बटे 18 माइनस x, माइनस यहां से आ जाएगा 1 बटे 18 प्लस x बराबर 1। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं, हल कर लेंगे। इसके बाद एक स्टेप है लिखा 24, यहां लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम इसका। आप भी हल करते जाओ, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऐसे। और देखो न्यूमरेटर में ये 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स जुड़ के 2x हो जाएगा। तो 24 गुणा ऊपर 2x बचा, माइनस माइनस प्लस x होके 2x हो जाएगा। और ये a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? 18 का वर्ग माइनस x का वर्ग। ऊपर हो गया 48x बराबर 18 का वर्ग माइनस x का वर्ग। अब गुणनखंड कर दो इसके, नहीं होते तो श्रद्धाचार्य सूत्र लगा दो, करो जल्दी से। 18 का वर्ग ही कर लो पहले, 324 होता है शायद। 18 के 18 में गुणा करके देख लो, 324 ही होता है, करेक्ट है। 48x साइड एक्सचेंज कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x स्क्वायर माइनस 324 बराबर 0। अब मेन क्वेश्चन बस ये समीकरण को हल करना है। हमने पहले प्रश्नानुसार कंडीशन बनाई और फिर एक ये समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। और सॉरी ये 48x है ना, ये
एक्स स्क्वायर नहीं है, 48x। ठीक है ना, आप भी देखते चलना, यहाँ से गलत हुआ, 48 एक्स स्क्वायर नहीं है, 48x। ये तो सेम ही लिखा हुआ था ना, बस 18 का वर्ग क्या था 324, एक्स स्क्वायर बदल रहा है, प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। तो देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं यहाँ तक, वरना फिर आगे गलत हो जाएगा। ये सही किया हुआ शायद हमने। समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। चलिए इसको अगले पेज से कर लेते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। तो देखिए इस पर शायद गुणनखंड सीधे तो नहीं होंगे, तो सिरधराचार्य लगाएंगे हम। इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान कितना है 1, तुलना कर दो। b का मान 48 और c का मान माइनस के 324। और फिर सिरधराचार्य सूत्र आप लिखेंगे। सिरधराचार्य सूत्र होता है माइनस के b, सिरधराचार्य का सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है ना। हाँ, सिरधराचार्य सूत्र होता है माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और यहां से पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे हम। जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि b का मान कितना 48, 48 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा c का मान माइनस के 324। तो 48 का वर्ग शायद 2304 होता है, ठीक है ना, 2304 आप चेक कर लेना। और प्लस इसकी गुणा करोगे इसमें तो ये आ रहा है 1296। ठीक है, करेक्ट है। इसको सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600, 3600, और 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60। तो हमने देखो इसका मान पहले से अलग से सॉल्व करके दिखा दिया कि इसका मान 60 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे मान रख देंगे आप। तो माइनस का b, माइनस का 48 प्लस माइनस 60/2 और एक की वैल्यू थी 1। तो ऊपर देखो या तो माइनस के 48 प्लस 60 लेंगे मान बटे 2, या माइनस के 48 एक बार माइनस साइन लेंगे बटे 2। तो यहाँ से कितना बचा 12/2, या तो 6 आंसर आएगा, और इसको जोड़ देंगे आप कितना 108/2, तो 54 आंसर आ रहा है। 8 आएगा, 6 4 10, 2 5 10, 2 4 8 54। ठीक है, -54। पर वैसे देखो नेगेटिव तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि आप चाल निकाल रहे हैं, चाल नेगेटिव तो नहीं आ सकती, तो इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये तो असंभव है, लिख देंगे आप। चाल नेगेटिव नहीं हो सकते, हम चाल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 6 आंसर आ जाएगा। और एक इसका मान है x, और हमने x से तो धारा की चाल मानी थी, आप लिख देंगे इसलिए नदी की धारा की चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर, x का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है। जल्दी से नोट करेंगे। बस अब 2 सवाल बचते हैं। 23 हमने कर लिया, 24 और 25। हाँ ठीक है, जल्दी से नोट करो आप इसको। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 24, ठीक है ना, टिक्नोमेट्री जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। 24 देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में डिस्कस किए थे। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे इस तरह के। देखो एक पेडिस्टल के शिखर, यानी कि एक पेडिस्टल है जिसपे आप कोई भी मूर्ति लगाते हैं, स्टैंड कह दो आप सिंपल, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ये मान लो यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है, और फिर इसको ऐसे आप देख रहे हैं। चित्र ही इंपॉर्टेंट होता इस तरह के सवालों में, हाइट एंड डिस्टेंस में, बिकॉज ये देखो मूर्ति व्हाइट कलर से जो दिखा रखा है, इसको 1.6 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, और सवाल में हमसे ये वाली ऊंचाई पूछी हुई है। इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। h मान लिया हमने इसको 1.6 मीटर ऊंची, और ये मान लेते हैं पॉइंट हम a है, ये b है, ये मान लो पॉइंट यहाँ पे c है, और ये d है, ठीक है। तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है,
भूमि के एक बिंदु से, ये वाला बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण हमें कितना दे रखा, देखो 60 डिग्री, ठीक है। और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसको यदि आप इससे जोड़ देते हैं तो ये वाला कोण दे रखा आपको 45 डिग्री का, ठीक है। और ये एच का मान याद करना है, करेक्ट है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मान लो कोई भी ट्राइंगल इस तरह से दिया हुआ है जहां पे थीटा है, तो ऐसे ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। दो सवाल पूछे हैं इस पेपर में ऐसे, और दोनों सवालों में ये सूत्र लगेगा। और लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है ना, ये वाली भुजा होती है लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, ही हमारा कर्ण होता है। और ये जो थीटा के एडजेसेंट भुजा होती है, ये हमारा आधार होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था, सही ना। थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। 90 के सामने कर्ण, या सबसे लंबी भुजा कर्ण। और जो थीटा के एडजेसेंट भुजा होती है, जो उसके बराबर में होती है, उसे हम आधार कहते हैं। तो बस ये सूत्र लगाना आपको आना चाहिए, यानी कि ए बी बटे बी सी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर लगाएंगे त्रिभुज, पहले छोटा वाला त्रिभुज लो, ये सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में। तो त्रिभुज सी बी डी में थीटा कितना देखो 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे टेन थीटा यानी कि टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो 45 के सामने कितनी भुजा है, एच, बटे आधार कितना है, ये इसकी दूरी दी थी क्या क्वेश्चन में, दूरी इसकी दी है क्या, कितनी दूरी पर है ये, नहीं दूरी नहीं दी हुई है, तो इसे आप बी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बी डी, तो बी डी लिख दो। और टेन 45 त्रिकोणमितीय सारणी से ये 1 होता है, एच बटे बी डी। तो सिंपली एच का मान बी डी आ जाएगा, कुछ नहीं ऐसे लिखा रहने दो। समीकरण नंबर 1, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की बस 4 मिनट की वीडियो से आप देख लेना, आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कितने भी एंगल पे सारे मान रट जाएंगे, उस वीडियो को आप देख डालना, ठीक है ना, चैनल पे मिल जाएगी आपको। अब बड़ा वाला त्रिभुज लो, ये ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखो कितने डिग्री कोण है, टेन 60। अब की बार थीटा के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, ठीक है ना, ए बी बटे और बी डी, ठीक है। ए बी को कैसे लिखेंगे आप, 1.6 प्लस एच, ये जो भुजा ए बी है पूरी, इसमें 1.6 भी आएगा और एच भी आएगा। और बटे बी डी का मान कितना है, ये हमने निकाला हुआ है एच। और टेन 60 कितना होता है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये ऐसे लिख देंगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3h बराबर 1.6 प्लस एच, और h को इधर ले आएंगे तो √3 माइनस 1 h बराबर 1.6। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें h का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, इतने मीटर है किसमें, हाँ मीटर लिख देंगे। अब आप यहां भी आंसर छोड़ देना तब भी गलत नहीं है, पर यदि आगे करते हो तो आगे बिल्कुल सही से सॉल्व करना। फिर आगे आप ऐसे करते हैं, इसके काउंटर पार्ट की यानी प्लस वाले साइन के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना। तो ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और 3 माइनस 1 क्या है 2 बचेगा। तो बस इतना सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको, ये 2 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 इतने मीटर, ये आ जाएगी हमारी पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1। जल्दी से कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें जो अथवा में दिया हुआ था 24 का अथवा, देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है ना, ऐसे ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके आमने सामने यानी इधर और इधर 2 खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा इधर है और एक खंबा इधर है, और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, जितनी ऊंचाई इधर है इतनी ऊंचाई इधर भी है। दोनों खंभों के बीच में, मतलब बीच में कहीं सड़क के एक बिंदु, वो बिंदु बीचों बीच नहीं है, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। मान लो इधर है एक बिंदु ये है, ये मान लो ए बी सी डी और ये ई, ऐसे बिंदु मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 है। देखो खंभों के शिखर ही है ना,
तो इधर और इधर दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इधर तो दे रखा है 60 डिग्री और इधर दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो। एक तो ये मान लेते हैं हम h, ठीक है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, और खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि ये मान लेते हैं हम x, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी मान लेते हैं y। तो हमें तीन चीजें ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। एक तो खंभों की ऊंचाई कितनी है, दोनों की बराबर ऊंचाई पर है कितनी वो, और मीटर में कितने मीटर, और ये x कितने मीटर है और y कितने मीटर है। ये तीन सवाल हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। यानी कि ये जो बिंदु था ये यहां से कितनी दूरी पर है और यहां से कितनी दूरी पर है। चलिए करते हैं इसको। तो देखो कुछ नहीं, tan थीटा का सूत्र लगाना जो बताया था, और मैंने जो उस वीडियो में त्रिकोणमिति के सूत्र डाले थे ना, वहां भी tan थीटा के सूत्र थे। यदि आपने उस वीडियो के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे ना, तो ये तो बहुत ईजी लगा होगा, बिल्कुल सेम उसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो पहले इधर वाला त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिभुज DAE, लेफ्ट वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, DAE में tan थीटा 60 डिग्री यहां पर बराबर थीटा के सामने वाली भुजा H बटे नीचे वाली भुजा ये X। देख लो ध्यान से, अभी बताते ना शॉर्टकट, किसी त्रिभुज में tan थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा। तो थीटा के सामने वाली भुजा की माप कितनी है, H बटे आधार, लंब बटे आधार होता है ना, ये तो कर्ण होता है। थीटा के सामने वाली भुजा बटे आधार H बटे X। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, H बटे X। तो यहां से X का मान कितना आ गया, H बटे √3। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब ये दाएं वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज CBE में, ठीक है, CBE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। tan थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा H बटे लंब बटे आधार होता है ना, लंब तो ये होता है, बटे आधार ही है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो भी गया सेम क्वेश्चन, H बटे Y। tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3 H बटे Y। तो Y बराबर H √3 आ जाएगा। X और Y के मान हमने H के टर्म में निकाल लिया। तो देखो ये वैल्यूज ना आपको याद होनी चाहिए कि tan 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है। तो यदि आपको याद नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 4 मिनट की वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की ट्रिक, वहां पर आपको सब के tan 30 कितना, tan 45 कितना, cot 60 कितना, cosec 30 कितना, सब आप 4 मिनट में याद कर लोगे, ठीक है ना। यहां बताऊंगा तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। चलो इसके बाद अब ये हमें दे रखा कि x प्लस वाई कितना है, 80 मीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 80 मीटर। तो x प्लस वाई बराबर 80 प्रश्न में दिया हुआ है। x का मान कितना है समीकरण 1 से, h बटे √3 प्लस y का मान कितना है, y का मान है h √3 बराबर 80। h कॉमन लेंगे तो 1 बटे √3 प्लस √3 बराबर 80। तो h √3 को एलसीएम लेंगे आप तो 1 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 80। तो h गुणा 4 बराबर 80 √3। 4 से काट देंगे इसको कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, ठीक है ना। तो h का मान आ जाएगा 20 √3। तो ये पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। हमसे ये भी पूछा था कि ये कितने मीटर होगी h, तो पहला आंसर आ गया हमारा 20 √3 मीटर। दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो 20 √3 मीटर होगा। और इसके बाद क्या हमें मान निकालने थे x और y के, तो देखो वो किससे आएंगे, वो मान किससे मिलेंगे हमें, वो समीकरण 1 और 2 से मिलेंगे। अब आप लिख देंगे h का ये मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है ना। आप पूरा सेंटेंस रखेंगे समीकरण 1 व 2 में रखने पर। तो देखो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या रिजल्ट आएगा, x बराबर h का मान कितना है 20 √3 बटे √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, हालांकि ऐसे काटा पीटी करके दिखाते नहीं है, ठीक है ना। तो x बराबर 20 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा 20 मीटर। और वैसे सोचो यदि आपने x का मान निकाल लिया तो फिर तो इससे निकाल दो ना, समीकरण नंबर 3 से, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। तो 20 प्लस y बराबर 80। तो y का मान 80 में से 20 गए
60 मीटर। तो ये आंसर ये भी कंप्लीट है, यानी वो बिंदु इस तरफ से 20 मीटर दूरी पर है और इस तरफ से 60 मीटर दूरी पर, और दोनों तरफ के खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर। तो ये हमारे तीनों आंसर फाइनली यहां पर लिखते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। तो दोनों क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक ही कॉन्सेप्ट था। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा बेलन वगैरह से था, करो आप जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पेपर का 25। देखो एक जूस वाला है जो जूस बेचता है, ठीक है, और उसने गिलास इस तरह का लिया हुआ है, बेलनाकार गिलास है उसका, ऊपर से ऐसा है, और नीचे की जो तली है उसने उठी हुई कर रखी है ऐसे, नीचे की तली, ठीक है, ऐसे, और व्यास इसका 5 सेंटीमीटर है वाला। ये पूरा व्यास हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सही है, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी h का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको ये। हाँ, h का मान, ये ग्लास की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे पूछा है गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात करो। देखो यदि नीचे से तली उठी हुई नहीं होती तो इसमें ज्यादा आयतन आता, पर नीचे से उसने चीटिंग कर रखी है, इस तरह का उभरा हुआ तल ले लिया है, जैसे अर्धगोला होता है, नीचे अर्धगोला है, तो इस अर्धगोले की वजह से क्या होगा, इसमें कम मात्रा आएगी। तो पहले हम निकालेंगे इसकी आभासी धारिता, यानी नीचे से भी अर्धगोलाकार नहीं होता, तो इसका आयतन कितना होता। इस गिलास की आभासी, पहले ये पूछा ना उसने, आभासी धारिता, तो सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, अब इसमें पाई का मान दे रखा है देखो, तो यही मान लेंगे आप 3.14, और आर कितना हमारा 2.5 का स्क्वायर ये, और h कितना है, h है हमारा 10 गुणा 10, और देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो πr²h, पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, वो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा 10 सेंटीमीटर 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 घात 3 हो जाएगा। तो आप इसे गुणा कर लेंगे, ये आ जाता है 196.25। मैंने सॉल्व करके देख लिया था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, ये गुणा तो आप कर ही लेंगे। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस अर्धगोले की वजह से कितना आयतन कम हो जाएगा, ये जो अर्धगोला है, ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 3.14, और आर यानी कि 2.5 की 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, और सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगी। पूरे गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई का मान दिया हुआ था 2.5 का क्यूब, इसे आप चेक कर लेंगे, आ जाता है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने सॉल्व करके देख लिया था। अब यदि आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, तो देखो पूरे बेलन का वास्तविक आयतन था, उसमें से आपने अर्धगोले का आयतन घटा दिया, तो वो उसकी एक्चुअल धारिता आ जाएगी, वास्तविक धारिता। ये पूछा ना हमसे, इसलिए वास्तविक धारिता बराबर आभासी धारिता, आभासी धारिता
और माइनस अर्धगोले का आयतन। यानी कि समीकरण 1 में से 2 को आप घटा देंगे, तो 196.25 में से आपको क्या घटा देना, 32.71। तो आप ये चेक कर लेना, 163.54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है इतने सेंटीमीटर क्यूब। यानी ग्लास में कुल मिलाकर 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आएगा, ये उसकी वास्तविक धारिता हो जाएगी। तो आभासी धारिता 196.25 है, जो कमी हुई 32.71 की हुई, ये घटा दिया तो आपने 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन 25 का अथवा, आज के पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन 25 का अथवा। देखो, कोई बच्चा रसीद है, इसको जन्मदिन पर क्या मिला, लट्टू मिला। ठीक है, उस पर रंग नहीं था, वो रंग करना चाहता है। लट्टू शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर अर्धगोला है। देखो चित्र भी दे रखा है, फिर तो क्वेश्चन आसान है। देखो ये तो शंकु है, ठीक है, और इसके ऊपर आरोपित कर दिया अर्धगोला, ऊपर अर्धगोला है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ये, और अर्धगोले का व्यास दे रखा है। ठीक है, ये अर्धगोले का व्यास दे रखा है पूरा, जो अर्धगोले का व्यास है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसका अर्धगोले का व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5/2। आखिरी क्वेश्चन है बस ये, 3.5/2। ठीक है, और त्रिज्या देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी, और ये भी त्रिज्या होगी, यानी ये वाली भुजा भी, या ये वाली भुजा या ये वाली भुजा, तीनों कितनी आएंगे, 3.5/2। और लट्टू की पूरी ऊंचाई देखो, लट्टू की यहां से लेके यहां तक पूरा लट्टू है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ये पूरी ऊंचाई में दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यदि मैं आपसे पूछूं इस शंकु की ऊंचाई बताओ h, तो देखो इस पूरी ऊंचाई 5 में से इतना माइनस कर देंगे, तो जो शंकु की ऊंचाई है वो 5 माइनस ये r, 3.5/2। ठीक है, इसे बाद में हल कर लेंगे। और अब टारगेट क्या है, ये जो लड़का रसीद है इसको रंग करना चाहता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो लट्टू, ये पूरा मिला के लट्टू है, तो हम ऐसे लिखेंगे, लट्टू के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लट्टू का लिख देंगे, फिर लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो बार बार लिखना टाइम टेकिंग होता है, इसको टीए से लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया बराबर। अब देखो लट्टू में 2 चीजें हैं, ऊपर अर्धगोला है और नीचे क्या है, ये हमारा शंकु है, तो हम लिख देंगे बराबर, ये बराबर हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप पूरा वर्ड लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस नीचे क्या है, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप पूरा शब्द लिखेंगे, इसको मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2। अब बस हम A1 A2 की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो अर्धगोला A1, अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का क्षेत्रफल कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इनके मान रख देंगे आप, 2/3, नहीं सॉरी, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये तो आयतन लिख देना, क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो मैंने आयतन लिख दिया, क्षेत्रफल पूछा है। पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 × पाई, पाई का मान दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, पाई का मान क्वेश्चन में हाँ लिखा हुआ, पाई का मान 22/7 लीजिए, क्लियर लिखा है 22/7, और आर का स्क्वायर यानी कि 3.5/2 का वर्ग। ठीक है, ऐसे डाल के छोड़ दो, अभी हल नहीं करेंगे, समीकरण नंबर 2 अभी हल मत करना, टाइम वेस्ट होगा। और इसमें और दूसरे वाले पे फोकस करेंगे आप। अच्छा, इसको हल करके देख लेंगे आप, ये 3.25 आ जाता है। कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे, मैंने नोट किया हुआ था आंसर ये, अब लिख लेंगे 3.25। ठीक है, अब फोकस करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ पर। ये किसका वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब हमें एल रिक्वायर्ड होगा, देखो, और एल जो होती है तिरछी ऊंचाई होती है। देखो एक तो ये सीधी ऊंचाई है त्रिभुज की, इसकी शंकु की, और ये तिरछी ऊंचाई है।
यहां पर यदि मैं इसमें ऐसे ही लिखता हूं, ये अल्फाबेट, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो इसकी ऊंचाई है, ये वाली तिरछी ऊंचाई है। और ध्यान से देखो 90 डिग्री बनना है, 90 डिग्री तो क्या पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस क्या होती है? किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एल ज्ञात कर लेते हैं, यानी एल का वर्ग इस सबसे लंबी भुजा का वर्ग इन अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो देखो यहां से हम लिख देंगे एल बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं एल इक्वल टू √h² प्लस r²। अब देख लो h का मान कितना है, ये निकाला हुआ है 3.25 का वर्ग और प्लस r हमारा कितना था 3.5/2। अब आप ये गुणा भाग कर लेंगे, ये आंसर मैंने नोट किया हुआ है, ये आंसर आ जाता 3.7। आप फाइनल आंसर लिख लेंगे 3.7। एल की वैल्यू आती है 3.7, करेक्ट है। अब A2 लिख देंगे हम। A2 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान क्वेश्चन में 22/7 लेना है, आर की वैल्यू 3.5/2 ये वाली देखो, और एल हमने निकाल लिया 3.7, करेक्ट है। अब बस ये A1 A2 का आंसर इक्वेशन 1 में रख देंगे, फाइनल आंसर है। अब देख लो इक्वेशन 1 में क्या निकालना था, लट्टू का पूरा क्षेत्रफल। तो लट्टू में दो चीजें थी, अर्धगोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 में, शंकु उसका वक्र पृष्ठ निकाल लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 में। अब जल्दी से 2 और 3 के आंसर समीकरण 2 और 3 के आंसर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे आप। ठीक है, करो जल्दी से अप्लाई। सही किया यहां तक ये, चलो इसको फाइनली पुट कर देते हैं। 3 और 1 के आंसर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, 3 एंड 2 के आंसर इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं टी ऐसे लिख देता हूं, लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप पूरा लिखेंगे, आप देखना बुक में भी ऐसे लिखा होता है टी ऐसे। तो A1 हमारा है 2 इंटू ये सब लिखा हुआ है, और प्लस ये 22/7 और इंटू 3.7। देखो इसलिए हल नहीं किया, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, ये सब कॉमन आ रहा है। ये 22/7 कॉमन आ जाएगा, 3.5/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा 2 इंटू 3.5/2, एक पावर बच जाएगी, प्लस ये सब कॉमन बाहर ले लिया हमने, और यहां से बचेगा 3.7। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये सम करना ये भी बहुत आसान है, इसको जोड़ लेंगे आसानी से। देखो 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3.5 का डबल नीचे 7 दिया हुआ है, तो बाहर 11/2, और इसको आप सम कर लेंगे, 7 5 12 का 2 हासिल लगाई 7.2 आ गया। अब इनकी गुणा करके आप इसको इजीली हल कर सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो फाइनल आंसर 39.6 आ रहा है। इतने, और क्षेत्रफल निकालने तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट दी हुई है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने लट्टू का टोटल सरफेस एरिया लिखा, वो अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल है। ठीक है, A1 निकाला 2πr², इसको ऐसे छोड़ दिया, फिर L की वैल्यू निकाल ली 3.7 आ गई, करेक्ट है। A2 निकाल लिया πrl, समीकरण नंबर 3 आ गई, 3 और 2 के आंसर समीकरण नंबर 1 में हमने रख दिया। फिर इसके बाद जो कॉमन लिया वो सब लिखा हुआ है, और ये 3.5 प्लस 3.7 फाइनल आंसर आप चेक कर लेंगे 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल सही किया हुआ है। तो देखो हमने आज का जो गणित का पेपर था 2024 की बोर्ड परीक्षा का, यूपी बोर्ड, वो हमने पूरा हल कर लिया है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।